हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th 2025 के सेट वन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका अभी हम क्वेश्चन वन नोट करेंगे इस पे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमसे के की वैल्यू पूछी है और इस तरह का रिलेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमें हमारा दे रखा है प्लस के, दैट्स इट। एंड यहां से हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा हो, यानी कि 3 की 6 और कांस्टेंट लगा हो वो सी होता है, यानी कि के। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a को लिखेंगे। जीरोस का रिलेशन, सम ऑफ जीरोस को -b/a लिख लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम c/a लिख सकते हैं, इक्वल टू -2/3। माइनस बी है और बी की वैल्यू 6 के बराबर थी, तो क्या -6 लिख देते हैं और ए की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, प्लस सी की जगह पर हम लोग के लिख सकते हैं और ए की जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 और 3 दोनों में कॉम सेम है तो हमने सेम लिख दिया एक बारी, और के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 6 नेगेटिव है तो नेगेटिव का 6 इक्वल टू -2/3। के को मैंने आगे लिखा है, 6 को बाद में लिखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने साइन तो दोनों में सेम ही रखा है। ऐसा आप भी कर सकते हो, बस साइन के साथ कोई गलत चीज ना हो जाए कि साइन आपका बदल जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप 3 से 3 को कैंसिल कर दोगे क्योंकि दोनों नीचे की तरफ हैं और इक्वल के दो दो तरफ नीचे की चीज अगर बराबर हो तो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे के -6 की वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगी, जिससे कि के की वैल्यू हम बोल सकते हैं -2 और +6 हो जाएगी, क्योंकि -6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। और के यानी यहाँ 4 ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी सही माना जाएगा। ये है क्वेश्चन सेकंड और जो कि हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर if x is equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the pair of linear equation 2x minus 3y plus a equal to 0 and 2x plus 3y minus b equal to 0, then इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। हमारा जो भी है गिवन, हमारे पास दोनों इक्वेशंस है तो हम वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 2x माइनस 3y प्लस ए इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0 और हमारे पास x की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू 2 भी गिवन है। तो यहां से हमें इन दोनों इक्वेशंस में से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें उन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन में पुट करके x और y पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a बराबर 0। यहां से हम लोग 2 1 जा 2 कर लेंगे, माइनस 3 2 जा 6 प्लस a बराबर 0। 2 माइनस 6 इज माइनस का 4 प्लस a बराबर 0। यहां से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस का 4 उधर भेज के 0 प्लस 4, यानी a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। a की वैल्यू हमारी निकल चुकी है दोस्तों। अब हम अगली इक्वेशन पे चलते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग 1 पुट कर लेंगे, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे, माइनस का b बराबर 0। 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस b बराबर 0। 2 प्लस 6 हमारा 8 होता है, माइनस b बराबर 0। माइनस b को हम उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा
b बराबर 8। तो यहां से हमारी b की वैल्यू 8 के बराबर हो चुकी है। अब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है। तो यहां से हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जब हम लोग a का डबल करेंगे यानी 2 इंटू 4 करेंगे तो जाके हमारा b यानी 8 के बराबर होगा, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 आप लोगों का है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p minus 4,5 and q 4,6 lies on x axis, y axis, origin या फिर neither x axis nor y axis। इन चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है? x एक्सिस का मतलब अगर y की वैल्यू मिड पॉइंट में 0 आती है तो वो x एक्सिस पर होगा, अगर x की वैल्यू 0 आती है तो वो y एक्सिस पर होगा, अगर दोनों की वैल्यू 0 आती है तो ओरिजिन पर होगा, और अगर दोनों की वैल्यू किसी एक की भी ना 0 आती है, ना x की ना y की, तो वो चौथे ऑप्शन में यानी नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। गिवन में सबसे पहले हमें p पॉइंट दे रखा है -4,5 एंड q पॉइंट दे रखा है 4,6। इस तरह से हमारी एक लाइन बनेगी p और q की, इस तरह से हमारी एक लाइन बनेगी। कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,5, q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,6 और इसका मिड पॉइंट हम m मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट कर लेते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQ इज m। ओके, तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, मिड पॉइंट फॉर PQ हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां से ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएंगे आपके x2 y2। x1 की जगह पे हमें रखना होगा -4, x2 की जगह पे +4 अपॉन 2 कॉमा y1 की जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस y2 की जगह पे हम रखेंगे 6 अपॉन में 2। तो -4 + 4 हमारा 0 हो जाएगा अपॉन 2 कॉमा 5 + 6 11 अपॉन 2। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर आ चुका है। x कोऑर्डिनेट 0 आते के साथ ही हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो मिड पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इफ थीटा इज एन acute एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा = 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अगर थीटा एक न्यून कोण है और 7 + 4 sin थीटा की वैल्यू 9 के बराबर है, तो हमें थीटा की वैल्यू यानी उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारा जो भी गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो गिवन में हमें एक ही चीज दे रखी है, 7 + 4 sin थीटा बराबर 9 और थीटा इज एन acute एंगल। ये दो चीजें हमें गिवन है, इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसका है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 7 + 4 sin थीटा बराबर 9। इस 7 को हम लोग उधर भेज देंगे तो 4 sin थीटा बराबर, ये 7 अभी प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 sin थीटा बराबर 9 - 7 हो जाएगा हमारा 2 और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इधर है, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। sin थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 आ चुकी है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो तो आपको ये पता होगा कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब हम sin की वैल्यू को 30 डिग्री के बराबर रख दें। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग
आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 के बराबर मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में बोला गया है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज। और ये हमारे चार ऑप्शंस हैं 1, 0, -1 और 2। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन पार्ट लिख लेते हैं अपना, और गिवन पार्ट है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 1 बाय कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस की एक प्रॉपर्टी या फिर यूं कह लो आप एक फॉर्मूला होता है, और हम उस फॉर्मूले को यहाँ ब्रैकेट पे दिखा भी देंगे। 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से आपको जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे उसको इस तरह ब्रैकेट में आपको रीजन के रूप में जरूर लिखना होगा। बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लेते हैं, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपने अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में दर्शा देंगे, जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आपने tan स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने से बाहर का जो माइनस होता है वो अंदर दोनों चीजों के साथ लग जाता है। -1 के साथ लगेगा तो माइनस का 1, माइनस प्लस के साथ लगेगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस में है और माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। -1 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अपना क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा इफ HCF ऑफ 98 and 28 is M and LCM of 98, 28 is N, then the value of N minus 7M is। ऑप्शन है हमारे पास 0, 28, 98 और 198। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना गिवन पार्ट लिख लेंगे। गिवन में हमें दे रखा है HCF ऑफ 98, 28 बराबर में M एंड LCM ऑफ 98, 28 बराबर N। एक बात बताइए, क्या आप लोग 98 और 28 का HCF नहीं निकाल सकते? दोनों नंबर्स हैं तो हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू HCF की निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं जैसा हम लोग बचपन में सेकंड थर्ड क्लास में सीखते आए हैं। सबसे पहले 98 के हम लोग फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, जो कि हो जाएगा हमारा 2 और 2 2 4 8 2 9 18 49 हो गया। उसके बाद हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 जा, फिर 7 1 जाए 2। हमारे हमने 98 के फैक्टर्स कर लिए हैं। इसके बाद हम 28 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 28 के फैक्टर्स होंगे 2, 14, 2 से हम इसे काटेंगे 7 बार में, और 7 से हम इसे काट देंगे 1 बार में। अब HCF निकालने का तरीका जो होता है वो होता है दोनों के फैक्टर्स को ऊपर नीचे रख के इनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 98 का हम लिख सकते हैं 2 × 7 और 28 का हम लिख सकते हैं 2 × 7। यहां से आपका 2 कॉमन आ रहा है एक जगह 7 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बार 2 और एक बार 7, यानी कि 14। इन दोनों नंबर्स का HCF हमने निकाल लिया है 14 नंबर्स में, और HCF M के बराबर था और HCF हमारा 14 निकला है। तो क्या हम M को 14 नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। M की वैल्यू हमने 14 निकाल ली है। इसके बाद क्या हम लोग LCM भी नहीं निकाल सकते इसी तरीके से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। LCM निकालने के लिए हमें इन दोनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी LCM करना होगा, जो कि हम कर लेंगे सबसे पहले 2 से। तो 2 से एक बार में 49 आ जाएगा और एक बार में 14 आ जाएगा।
49 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 14 कट जाएगा, तो हम इसलिए 2 से एक बार इसे कर लेते हैं। जो नंबर नहीं कटता हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, जो डिवाइड होता है हम उसे डिवाइड करके लिख देते हैं, यानी 2 7 बारी में हो जाएगा। अब 49 और 7 दोनों में से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आ सकता, तो हम इसे नहीं लेंगे। इसके बाद हम 3 चेक करेंगे, क्या 3 के टेबल में इन दोनों में से कुछ भी आएगा? आंसर है दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 7 से इसे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है 7 बार में, और 7 के टेबल में 7 खुद आता है 1 बार में। हम इसे दोबारा से 7 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, तो 1,1 आ जाएगा हमारा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 28 7 जा हो जाएगा हमारा इज 19 196 हो जाएगा। एलसीएम की वैल्यू हमारी 196 आ चुकी है, यानी ये आपकी एन की वैल्यू है 196 के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? n माइनस 7m की। तो n की जगह हम लोग 196 रख सकते हैं, माइनस 7 इंटू m की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? जो हमारी m की यानी HCF की वैल्यू आई थी 14। 196 माइनस 14 7 98 होता है हमारा। 196 में से जो हम 98 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 9, और 16 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 8, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल, परपेंडिकुलर, इक्वल या इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले तो हमें इसमें एक फिगर बनाना होगा, जैसा कि इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले यहाँ बोला है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब दोनों एक्सट्रीम कोनों पर, यानी एंड्स के कोनों पर, जो कि एक डायमीटर के हैं और एक सर्कल के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली फिगर बनाना है इस तरह से, एक सर्कल और एक डायमीटर इसका। अब बोला गया है कि हमारे डायमीटर के दोनों एंड्स पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट। और एक मिनट, टेंजेंट पर ढंग से बना देते। ये हमने बना दिया एक टेंजेंट। ये टेंजेंट अगर एल नाम दे दिया इसको और इसको हमने पी नाम दे दिया, तो एल और पी टेंजेंट अगर किसी डायमीटर के दोनों एंड्स पे बने होते हैं तो वो हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। इसका रीजन क्या है कि टेंजेंट अगर सेंटर से रेडियस जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने की वजह से हम जो दोनों ऊपर की लाइंस हैं उन्हें हम पैरेलल बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में हम इन्हें समांतर बोलते हैं। इसका आंसर पैरेलल हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B बराबर एंगल E, एंगल F बराबर एंगल C एंड AB बराबर 3DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर ऑप्शंस कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलर नहीं है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि सिमिलर लेकिन नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स का एक रफ स्केच बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग ये दो ट्राइंगल्स बना लेंगे। जिसकी नेमिंग हम कर देंगे, पहला ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल DEF। यहां पे एंगल B और एंगल E हमारे बराबर दे रखे हैं, एंगल B और एंगल E हमारे बराबर हैं, और एंगल F और C बराबर है, मतलब C F के बराबर है। और बोल रखा है कि जो AB साइड है वो DE की 3 गुना है। खैर, इस बात से हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा इससे, लेकिन एक बात है इसमें
कि आपको दो एंगल बराबर दे रखे हैं लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं दे रखी है। और जब भी दो ट्राइंगल्स में कोई भी एक साइड बराबर ना हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो हम इनको, हमारे दो ऑप्शन यहाँ से सिमिलर मतलब कट हो जाएंगे। वो दो ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला गया है और कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते इसमें, क्योंकि एक साइड दूसरे की 3 गुना दे रखी है। तो या तो ये हो सकता है कि ये ना तो कॉन्ग्रुएंट होना सिमिलर हो, या फिर ये हो सकता है कि ये सिमिलर हो और कॉन्ग्रुएंट ना हो। अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर दे रखा है आपको, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर दे रखा है। ये दोनों बातें आपको गिवन दे रखी हैं। तो यहां से हम सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जो कि है बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो आ रहे हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 9 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज। n क्या होगा? एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं हम n की जगह पे, या फिर एनी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, या फिर एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं n की जगह, या फिर एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं हम लोग n की जगह। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले -1 टू द पावर n प्लस -1 की पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो +1 हो जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल। -1 टू द पावर n, अगर ये प्लस का 1 उधर जाएगा 0 के पास तो क्या ये माइनस का 1 हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं यहां पर -1 की पावर n है जो कि -1 के ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें n की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखना होगा जिस नंबर को रखने से -1 का माइनस ना हटे, माइनस का माइनस सेम रहना चाहिए। तो अगर मैं n की जगह कोई इवन नंबर रख देता हूं, मान लीजिए, तो इवन नंबर रखने से ये -1 तो हट जाएगा। मुझे माइनस साइन तो हटाना नहीं है, तो मैं इवन नंबर यहाँ पे नहीं रख सकता। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? अगर हम कोई इवन नंबर पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, जो कि हमें नहीं हटाना है। तो हम यहाँ पे एक ऑड नंबर ही पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है? कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 10 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 10 पे लिखा हुआ है, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। मतलब ये हमें पॉलिनोमियल के दो ग्राफ दे रखे हैं, मतलब एक ही ग्राफ में दो पॉलिनोमियल्स के लाइंस दे रखे हैं कुछ सॉल्यूशन के, और हमें उनसे उनके नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ पे चेक करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपकी पॉलिनोमियल की लाइन होती है ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है वही आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। वाई एक्सिस पर कितनी बार भी इंटरसेक्ट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है इस बात से हमें लेना देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स दो बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और वाई पर तो खैर हमें मतलब ही नहीं है। एक्स पर 2 बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 2 बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरोस फिट होंगे। उन्हें सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए तो हमारी अगली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।